Hello everyone, welcome to Study LVR. Study LVR की इस वीडियो में आज हम स्टैटिक जीके जो चाहे वो इंडियन हो या नेशनल हो उसके पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। स्टैटिक जीके का जो पार्ट 3 है उसमें हम एचपी जो टेट हुआ था 16 जून 2019 को, उसमें से जो जीके सेक्शन के या जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, 30 क्वेश्चन, उनमें से 20 क्वेश्चन जो थे वो हमारे स्टैटिक जीके के थे। करंट अफेयर का क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा गया था और 10 क्वेश्चन जो थे वो हिमाचल प्रदेश जीके से थे। तो इस तरीके से वेटेज रही थी। तो जो एच पी जी के वाले हैं मैं उनको ऑलरेडी एच पी जी के की सीरीज़ में डिस्कस कर चुका हूँ। आज जो 20 क्वेश्चन है इसमें जो स्टैटिक जीके के थे उनको कवर अप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया था कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? रूस, ग्रीनलैंड, आइसलैंड या अंटार्कटिका। 4 ऑप्शन थे। तो विश्व का जो सबसे ठंडा स्थान है वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका बेसिकली एक कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। वो विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप है। तो अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा स्थान। ठीक, ये है हमारा वर्ल्ड का मैप, है ना, वर्ल्ड मैप। 7 कॉन्टिनेंट है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, देन एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो जो ये रहा 7th नंबर पे अंटार्कटिका। ये वाला जो प्लेस है वो कंसीडर किया जाता है विश्व का सबसे ठंडा, सूखा या सबसे जो जहाँ पर हवा वगैरह चलती है वो वाला स्थान, ये अंटार्कटिका। ठीक है, तो कहाँ पर है ये? साउथ पोल में। साउथ पोल अंटार्कटिका। देखो ग्लोब को आप देखते हैं तो ये होता है साउथ पोल और एक देखो ग्लोब यहाँ पर है अंटार्कटिका वाला प्लेस। ये है साउथ पोल और इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल। तो ये जो अंटार्कटिका है आपको साउथ पोल में देखने को मिलेगा। तो अंटार्कटिका देखो, इनफैक्ट मैं आपको ये बोल दूं, इट इज द कोल्डेस्ट मीन सबसे ठंडा, ड्राइएस्ट सूखा एंड विंडेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ। तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी हमारे एग्जाम के लिए। देखो तो ये कोल्डेस्ट है, ड्राइएस्ट एंड विंडेस्ट जो कॉन्टिनेंट है ऑन द अर्थ। इससे रिलेटेड एक और फैक्ट काफ़ी बार एग्जाम में आता रहता है टैट के, कि दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत का पहला शोध केंद्र है। पहला शोध केंद्र कहां पर? यहां पर है हमारा एक भारतीय शोध केंद्र है, उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। तो कहां पर है? साउथ पोल। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, साउथ पोल में भारत के पहले शोध केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूं कि अंटार्कटिका में जो भारत का पहला शोध केंद्र है उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, तो रिमेंबर दिस। और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 26 जनवरी 1984 बाय द प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। ठीक है, उद्देश्य क्या था? उन्होंने इस भारतीय विज्ञान को बढ़ावा देना और जो ध्रुवीय मीन जो पोल होते हैं उनकी स्टडी करने के लिए, खासकर साउथ पोल की स्टडी के लिए उन्होंने ये वाला जो अनुसंधान केंद्र था उसको एस्टेब्लिश किया था। कहां पर? अंटार्कटिका महाद्वीप में। तो दक्षिण गंगोत्री। देखो तो यहां से एक फैक्ट ये हो जाता है कि देखो, एक तो साउथ पोल की स्टडी के लिए हमने बनाया, उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री अनुसंधान केंद्र। ठीक है, एक नॉर्थ पोल में भी तो बनाया था हमने, उसका नाम था हिमाद्री। तो रिमेंबर दिस थिंग। यहाँ वाला अगर आप नॉर्थ पोल की स्टडी करेंगे तो नॉर्थ पोल की स्टडी के लिए जो इंडियन ने एक रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट जो एस्टेब्लिश किया था उसका नाम था हिमाद्री, और जो साउथ पोल की स्टडी के लिए एस्टेब्लिश किया था उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। और दक्षिण गंगोत्री आपको अंटार्कटिका महाद्वीप में देखने को मिलेगा। सो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, सो रिमेंबर रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि भारतीय झंडे का आकार जो है वो कैसा है? रेक्टेंगुलर है, आयताकार है, पर इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है?
पहले आपने लंबाई का और चौड़ाई का रेशियो इसी ऑर्डर में बताना है, इसी ऑर्डर में, ठीक है। तो देखो ये रहा हमारा भारतीय नेशनल फ्लैग, है ना, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, तिरंगा, तिरंगा नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, उसकी एक इमेज देखो। अगर आप इसकी लंबाई को 3 रखोगे तो चौड़ाई आपको 2 रखनी होगी, ठीक है। अगर आप लंबाई मान लो इसको 6 रखते हो तो ये चौड़ाई आपको 4 रखनी होगी। अच्छा, ये अगर आप 9 रखते हो तो ये आपको 6 रखनी होगी। तो इनडायरेक्ट वे में हमें रेशो क्या मिली, रेशो क्या मिल रही है, तो इसके बीच में हमें रेशो मिल रही है 3:2, 3:2। अगर आप देखो इससे मल्टीप्लाई करते जाओ आपको मिलती जाएगी। अगर आप लंबाई 3 रख रहे हो तो चौड़ाई 2 रखोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों को। अगर 6 रखते हो तो इसको 6 रखते हो तो इसको 4 रखना पड़ेगा, इसको 9 रखोगे तो इसको आपको 6 रखना पड़ेगा। तो जनरली जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो जो क्या देखने को मिलेगी आपको 3:2, है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में रिपीट होता है। देखो तो सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि आकार कैसा है, आयताकार, और रेशो कौन सी रहती है 3:2। चीजों को समझते हुए चलेंगे, है ना। देखो इसमें 3 रंग देखने को मिलते हैं, 3 रंग, कौन कौन सा, कौन कौन सा, देखो सबसे ऊपर है केसरिया, सैफ्रॉन, व्हाइट और ग्रीन, है ना, ग्रीन। तो केसरिया, सफेद और हरा, 3 रंग इसमें देखने को मिलते हैं। केसरी रंग जो है वो हमारा प्रतीक है, हमारा सैक्रिफाइस, हमारी जागृति, हमारा शौर्य, हमारा त्याग, इसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है केसरी रंग के द्वारा। ये केसरी रंग रिप्रेजेंट करता है हमारे सैक्रिफाइस को, ठीक है। सफेद रंग जो है वो दिखाता है सत्य और पवित्रता, है ना। सफेद रंग से बेसिकली हमें किसी की एक तरह की शांति, सत्य, पवित्रता का एहसास होता है। और हरा रंग दिखाता है हमारी हरियाली को, हमारी जीवन समृद्धि को, हमारी राष्ट्र समृद्धि को दिखाता है हरा रंग, ठीक है। बीच में आपको एक नीले रंग का, हरे रंग के बीच जो सफेद रंग है उसके बीच में आपको एक नीले रंग का चक्कर देखने को मिलेगा, है ना, ये वाला चक्र, ये नीले रंग का चक्र। और ये कहां से लिया है, जो अशोक सारनाथ में एक अशोक स्तंभ है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से इसको, ये अशोक स्तंभ पर बना चक्र है, वहां से इसको लिया गया है। सारनाथ में अगर आप अशोक ने एक स्तंभ बनाया था उस पर बना ये चक्कर था, वहां से इसको लिया गया और इसको ड्रॉ आउट किया गया है हमारे नेशनल फ्लैग पर, ठीक है। इसके अंदर 24 जो है वो स्पॉक्स हैं, 24 तीलियां हैं अशोक चक्र पर। ये इसको धर्म चक्र भी कहते हैं, अशोक चक्र भी कहते हैं, ठीक है। और जो हमें लगातार निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, ठीक है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो मैंने आपको अभी बताया 3:2। और भारत की संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज का जो प्रारूप था ये कब अपनाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट 22 जुलाई 1947। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भाई संविधान सभा ने जो है राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया, तो 22 जुलाई 1947, ठीक है। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसने अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947। ये डेट काफी मैं रिपीट कर रहा हूं बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो भारतीय जो नेशनल फ्लैग है वो एकदम से इसको जो आज दिखता है वो वैसा नहीं था, इसने काफी स्टेजेस, काफी संघर्ष किया है। 1906 में जो था वो इस तरह से था, 1907 में आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, 1917 में ये इस तरीके का था, ठीक है। 1921 में ये इस तरीके का था, 1931 में ये इस तरीके का था, और 1947 जो कि आज हमारे सामने वो इस तरीके का है। 6 स्टेजेस इसने पार किए हैं, ठीक है, इस रूप को प्राप्त करने में। और इसका जो डिजाइन तैयार किया था वो किया था पिंगली बेंकिया ने, पिंगली बेंकिया, इनके द्वारा जो है उसका डिजाइन तैयार किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पिंगली बेंकिया। 2009 में डाक इन्होंने जो डिजाइन तैयार किया था ये 1921 और 1931 वाले तैयार किए थे, और ये इसी के रूप है बेसिकली। 1931 वाले का तो ही रूप है, बस सिर्फ चरखा हटा करके जो है वो चक्कर लगा दिया गया,
है ना, नीला जो चक्र था उसको अलग लगा दिया गया। तो ये डिजाइन किसका है? पिंगली वेंकैया का, है ना, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे सब में इससे जुड़े हुए कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है इसको कब अपनाया? तो मैंने आपको अभी बताया 22 जुलाई 1947। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज है हमारा तिरंगा, उसको संविधान सभा को उपहार स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो हंसा मेहता, एक व्यक्ति हुए हैं हंसा मेहता, उन्होंने इस नेशनल फ्लैग को संविधान सभा को उपहार स्वरूप एज अ गिफ्ट जो था वो दिया था। उसके बाद 22 जुलाई 1947 को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया इसे एज अ नेशनल फ्लैग ऑफ कंट्री। ठीक, तिरंगे पर एक चक्र होता है जिसको हम अशोक चक्र, धर्म चक्र कहते हैं, जिसको पहिया भी कह देते हैं। ये हमेशा किस रंग में दिखाया जाता है? तो गहरा जो डार्क ब्लू कलर होता है, डार्क ब्लू कलर। इसके अंदर 24 आपको तिलियां भी देखने को मिलती हैं। और ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि हमें निरंतर जो है वो अग्रसर रहना चाहिए। ऊपर से नीचे के, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर से नीचे के क्रम में भारतीय तिरंगे झंडे में हरा रंग कहां पर आता है? आपने ऊपर से आना है और नीचे की तरफ आना है, तो सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा तीसरे स्थान पर हरा रंग। और हरा रंग प्रतीक है हरियाली, हमारी समृद्धि का, समृद्धि। ठीक है। केसरिया रंग किस चीज का प्रतीक है? तो सैक्रिफाइस, करेज, हमारा साहस, शौर्य, बलिदान, है ना। सैक्रिफाइस एंड करेज दिखाता है हमारा सैफ्रॉन कलर। राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पक्षी एटसेट्रा जो संबंधित विषय हैं ये किस मंत्रालय के अधीन आते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और हमारे वर्तमान में गृह मंत्री हैं अमित शाह। ठीक, तो ये जो विषय हैं हमारे नेशनल सिंबल्स, ये जो विषय होते हैं ये हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आते हैं, कंसीडर किया जाता है इनको। ठीक है, मूव करेंगे हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था स्टैटिक जीके का कि विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड। ये एचपीजी के सीरीज में भी मैंने इसको डिस्कस किया था, तो यहाँ पर भी ये स्टैटिक जीके का ही पोर्शन है। वर्ल्ड लेवल पर क्वेश्चन पूछा है तो इसको यहाँ पर भी कवर अप कर लेते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड ये एचपी में है। और एचपी में किस स्थान पर है? देखो, उसने स्थान बोला है, अगर उसने बोला था किस जिले में है तो मैं जाता सोलन के साथ, लेकिन उसने जो है वो पर्टिकुलर प्लेस पूछा है, तो चैल, समटाइम चायल, है ना। तो बर्तनी को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, चैल हो या चायल हो बात एक ही है, चायल। एक जगह पड़ती है कहाँ पर? सोलन में, लेकिन हमें पर्टिकुलर प्लेस पूछा था तो चैल। ठीक, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो क्रिकेट ग्राउंड है उसका नाम चैल या चायल, जो कहाँ पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट सोलन, हिमाचल प्रदेश में है। ये रही उसकी एक इमेज। चैल क्रिकेट ग्राउंड इन चायल, हिमाचल प्रदेश इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। देखो, चैल क्रिकेट ग्राउंड जो है वो यहाँ पर है। इसको 1891 में बनाना शुरू किया था, 1893 में बनकर ये तैयार हो गया। और किसने बनाया था? भूपेंद्र सिंह महाराजा, भूपेंद्र सिंह जो महाराजा ऑफ पटियाला थे उनके द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, उसके 2444 मीटर का इसका अल्टीट्यूड है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर विश्व का सबसे ऊंचा है तो इसका अल्टीट्यूड जरूर पूछा जा सकता है। ठीक, यहाँ पर आपको ये एक बेसिकली एक प्ले ग्राउंड ट्रीट किया जाता है। किसका? जो चाइल्ड में मिलिट्री स्कूल है उसको एक प्ले ग्राउंड की तरह ट्रीट करता है, लेकिन जब स्कूल में वेकेशन चल रही होती है तो यहाँ पर एक पोलो के लिए इसको यूज किया जाता है। बास्केटबॉल का कोर्ट है यहाँ पर, और फ्रॉम 1991 से यहाँ पर जो है क्रिकेट की रणजी ट्रॉफी होती रहती है, स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 1991 से। सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसकी ऊंचाई काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम के लिए, 2444 मीटर। बनवाया किसने था? 1891 से 93 के बीच में पटियाला के राजा भूपेंद्र सिंह ने। कब स्टार्ट हुआ? 1990 से ये 90-91 से ये रणजी क्रिकेट के लिए यूज़ किया जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और कि एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड भी है, वो है धर्मशाला में। तो देखो, हिमाचल के 2 क्रिकेट ग्राउंड फेमस हो गए, एक चैल वाला और एक धर्मशाला वाला, है ना। मूव करेंगे हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन पूछा था कि संस्कृत भाषा जो है उसके व्याकरण, जैसे हर लैंग्वेज का एक ग्रामर होता है, उसी तरह संस्कृत भाषा का जो व्याकरण था उसकी रचना किसने की, है ना। हिंदी भाषा का जो व्याकरण है वो इसी से ओरिजिनेट हुआ है।
ठीक है। तो उसकी रचना की थी। जो देखो संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है उसका नाम है अष्टाध्यायी। संस्कृत भाषा के व्याकरण का नाम है अष्टाध्यायी और इसके लेखक हुए हैं महर्षि पाणिनि। ये रहे उनकी इमेज, ये उनकी एक बुक का इमेज, ठीक है। अष्टाध्यायी जो है ये एक बुक है और इसके लेखक हुए हैं महर्षि पाणिनि। ये उनकी एक इमेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके नाम पर एक टिकट जारी किया था। तो ये इस तरीके से दिखते थे। ये काफ़ी ज्ञाता हुए हैं लैंग्वेज के, भाषा के, व्याकरण के काफ़ी ज्ञाता हुए हैं ये, ठीक है। तो रिलेटेड क्वेश्चन और पूछे जा चुके हैं कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो पाणिनि, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा था कि संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसने की, तो अगर आपको पता होता है कि संस्कृत भाषा के व्याकरण का नाम ही अष्टाध्यायी है तो लेखक आपके माइंड में आ जाता पाणिनि, ठीक। और ये किस भाषा में लिखा तो गया था, संस्कृत। इनफैक्ट ये संस्कृत भाषा का व्याकरण था, ग्रामर था, ठीक। और क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पाणिनि जो था वो किसका विद्वान था, तो पाणिनि बहुत एक विद्वान हुए हैं लैंग्वेज और ग्रामर के, भाषा व व्याकरण के काफी ज्ञाता हुए हैं ये व्यक्ति, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फैक्ट है कि कालिदास को कहा जाता है शेक्सपियर ऑफ इंडिया, भारत का शेक्सपियर, ठीक है। शेक्सपियर एक बहुत महान कवि हुए वर्ल्ड लेवल पर, लेकिन कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। उन्होंने काफी फेमस नाटक, कोई गीत काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य काफी लिखे हैं इन्होंने, काफी फेमस है इनका अभिज्ञान शाकुंतलम, ये इनका काफी फेमस नाटक है। मेघदूत इनका गीत काव्य है, मेघदूत। कुमार संभव और रघुवंशम ये उनके महाकाव्य हैं। ऋतुसंहार एक गीत काव्य है और उनके नाटक हुए हैं मालविकाग्नि मित्रम, ये इनका नाटक हुआ एक ये, और विक्रमोर्वशीम, है ना, ये एक दूसरा नाटक, और अभिज्ञान शाकुंतलम ये तीसरा नाटक। 3 नाटक, एक गीत काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य, और इस तरीके के इन्होंने रचना की है। इतना डिटेल हमें नहीं पूछा जाता, हमें यही पूछा जाता कि अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव, ऋतुसंहार और अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है, बेसिकली नाटक है। ये इनकी रचना किसने की है, तो कालिदास ने। सो नेक्स्ट टाइम के लिए इनको याद रखेंगे क्योंकि कालिदास काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रही है इंडिया की। मूव करेंगे हम अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा जीव है जो पक्षी नहीं है पर फिर भी उड़ता है। इनमें से चारों में से कौन ऐसा जीव है जो पक्षी नहीं है पर फिर भी उड़ता है, तो कठफोड़वा ये तो क्या है, पक्षी है। तो ये तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने से रहा। उल्लू ये भी पक्षी है। शुतुरमुर्ग, इनफैक्ट ये विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग, तो ये भी पक्षी है। तो बचा कौन, चमगादड़ बेसिकली पक्षी नहीं होते, ये जानवर होते हैं। ये अलग बात है कि इनमें उड़ने की खूबी होती है ना, उड़ने की खूबी होती है। तो बैट्स, ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। तो चमगादड़, इस क्वेश्चन का राइट आंसर था चमगादड़। चमगादड़ जो है वो पक्षी नहीं है, जीव है ये, ठीक है। तो चमगादड़ यानी कि बैट दूसरे वाला क्रिकेट वाला बैट नहीं, इनको बैट ये जानवर वाले शब्द के लिए यूज कर रहे हैं, बैट, है ना। ये जानवर होते हैं बट उड़ते हैं। ये बेसिकली बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते हैं, है ना। और ये स्तनधारी होते हैं, दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को, ठीक है, और जन्म देते हैं उनको। पर इनकी एक खास बात यह है कि उड़ते हैं। इनकी एक खास बात होती है कि ये उड़ते हैं। देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है एक था उल्लू। पहले मैं आपको चमगादड़ों की इमेज दिखाता हूँ। ये होते हैं चमगादड़, देखो इनके पंख होते हैं और ये उड़ते हैं, और ये अपना शिकार अधिकतर आपको ये रात के समय बाहर निकलते हैं। अदरवाइज ये ज़्यादातर अंधेरी गुफाओं या ठंडी गुफाओं में रहना पसंद करते हैं, ठीक। रात के समय ये शिकार पर निकलते हैं और इनकी एक खूब इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये उल्टे लटकते हैं, उल्टे, है ना, उल्टे लटकते हैं। ये मतलब जब ये कहीं पर भी बैठेंगे तो सीधा नहीं बैठेंगे, लटक करके बैठते हैं, उल्टे लटकते हैं, ठीक है। सो रिमेंबर दिस थिंग। एक और बात है, हम आते हैं एक ऑप्शन में दिया गया था उल्लू के बारे में सीटेट और मैना के बारे में सीटेट में काफी ज्यादा पूछा गया है। देखो उल्लू जो होता है वो अपनी गर्दन को 360 डिग्री पर घुमा सकता है। मैं बोलूं कि आप सामने देख रहे हैं तो आप अपनी गर्दन को घुमा करके फिर से सामने देखो
तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन उल्लू ऐसा कर पाता है। मैना जो होती है वो झटके के साथ, है ना, झटके के साथ अपनी गर्दन को 90 डिग्री पर अपनी तक 90 डिग्री तक अपनी गर्दन को घुमा सकती है, सिर्फ झटके के साथ, मतलब एकदम आगे और एक झटके में एकदम पीछे, ठीक है। और रहा बात जो ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग है, ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट, टॉलेस्ट, हैवीएस्ट बर्ड इन द प्लेनेट है ना। सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे भारी अगर कोई पक्षी है इस प्लेनेट में तो उसका नाम है ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। और शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो भी दुनिया में किसी भी पक्षी से सबसे बड़ा है, जिसका वजन जो है तकरीबन 1.5 kg के आसपास होता है, 1.5 kg। ये रही शुतुरमुर्ग की इमेज, ऑस्ट्रिच, है ना। ये ऑस्ट्रिच और ये उसके अंडे, तो इसमें कंपैरिजन दिखाया गया है एक छोटे से अंडे और ऑस्ट्रिच के अंडे के बीच में। देखो ये इतने होते हैं हमारे मुर्गी वगैरह के अंडे, लेकिन ऑस्ट्रिच का अंडा देखो कितना बड़ा होता है, और ये पक्षी देखने में ही कितना बड़ा है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि इंसान इस पर जो है वो सवारी करते हैं, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर ये कितना बड़ा पक्षी होगा, ऑस्ट्रिच, है ना। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किताब अल हिंद, जो किताब थी एक, ये किसने लिखी थी। देखो किताब अल हिंद के बारे में आपको मैं बताऊं, जिसको कि तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है, तहकीक ए हिंद के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसके लेखक हुए हैं अलवेरूनी, अलवेरूनी, है ना, अलवेरूनी, अबू रेहान, इनका पूरा नाम अबू रेहान अलवेरूनी, ठीक है। देखो महमूद गजनबी ने 1001 से लेकर 1027 तक जो है वो भारत पर तकरीबन 17 आक्रमण किए, 17 बार भारत को लूटा इन्होंने। कौन थे वो? महमूद गजनबी। और अलवेरूनी उनके एक विद्वान रहे हैं जो कई आक्रमणों में उनके साथ जो है वो इन आक्रमणों के दौरान उनके साथ रहे थे, ठीक है। उन्होंने अपने अनुभवों पर आधारित एक बुक लिखी, अल हिंद। तो अलवेरूनी को बेसिकली भारतीय इतिहास का पहला जानकार भी माना जाता है, अलवेरूनी को, ठीक है। तो देखो मध्यकालीन भारत के बारे में अगर हमें पता हो कि भारत में किस तरह के रीति रिवाज थे, क्या भारत की स्थिति थी, इस तरीके की अगर हमने बातों को जानना हो तो अलवेरूनी का ये जो बुक है वो काफी ज्यादा मध्यकालीन भारत को जानने में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है या महत्वपूर्ण स्रोत है। तो हमें तो पूछा था कि इसके लेखक कौन थे, तो अलवेरूनी, अलवेरूनी ऑप्शन ए, ठीक। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है ये बेसिकली 1001 से जब 1027 के बीच में महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किए थे, तो उस समय के दौरान उन्होंने भारत को काफी नजदीक से जांचा, परखा, देखा, महसूस किया था। तो उन्हीं अनुभवों का वर्णन किया उसने अपनी इस बुक में, किताब अल हिंद, जिसे कि तहकीक हिंद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये है अलवेरूनी, इनकी इमेज, और ये करते हैं डिस्क्राइबिंग इंडिया। किताब अल हिंद जो है उसको आप, ये डिस्क्राइब करती है इंडिया को, इंडियन कल्चर को, इंडियन साइंस, हिंदू रिलीजन, उसके विश्वास, उसके कस्टम्स, उसकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। काफ़ी ज़्यादा जो एस्पेक्ट है उनके बारे में आपको इस बुक में जानने को मिलेगा कि जो 11वीं शताब्दी थी उस समय के दौरान का भारत कैसा था। ये उन्होंने अरबी भाषा में लिखी है, किताब अल हिंद, और उनका पूरा नाम था अबू रेहान अलवेरूनी। 973 ईस्वी में इन्होंने जन्म लिया और 1048 ईस्वी में ये बेसिकली इनका देहांत हो गया, और 1030 ईस्वी में उनकी ये बुक जो थी वो पब्लिश हुई थी, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच गए कि कौटिल्य, कौटिल्य जिनको हम चाणक्य कहते हैं या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, 3 नाम है इनके। इन्होंने बड़ा फेमस एक बुक लिखी थी, ग्रंथ अर्थशास्त्र, ठीक है। और हुमायूं नामा, ये हुमायूं नामा लिखा गया था हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने। तो ये क्वेश्चन है, कुछ और बुकें हैं ये पूछी जाती हैं तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये रहा आपका हुमायूं नामा बुक का एक इमेज, द हिस्ट्री ऑफ हुमायूं नामा। हुमायूं बेसिकली उनकी बहन थी गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम, उन्होंने लिखा था। और द अर्थशास्त्र जो एक ग्रंथ है उसको लिखा था, महान आचार्य हुए हैं कौटिल्य, है ना, कौटिल्य, चाणक्य, ठीक। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 7th। आरटीआई, सूचना का अधिकार अधिनियम, ये किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो देखो आरटीआई एक्ट
जैसे हम पूरा बोलते हैं कि RTA एक्ट 2005, तो इसका मतलब है कि ये कब अस्तित्व में आया? 2005 में। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ये 2005 में जब एक्ट नंबर 22 था, उस एक्ट नंबर 22 था, उसके तहत RTI जो था वो आया था। तो ये कौन सा एक्ट था? एक्ट नंबर 22 ऑफ 2005। इसने रिप्लेस किया था, इससे पहले जो था हमारे पास एक अधिनियम हुआ करता था, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। इसको रिप्लेस करके लाया गया RTI एक्ट 2005 को, इसको रिप्लेस किया इसने। देखो RTI बेसिकली हमारे राइट, पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट है, क्योंकि हमारे संविधान का ही अनुच्छेद नंबर 19A कहता है कि एवरी सिटीजन हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये कहता है हमारे संविधान का। तो इसके तहत इसी संविधान के इसी अधिकार की प्रतिपूर्ति की तहत जो है वो इस अधिनियम को भारत सरकार ने लाया था। संसद में ये कब पास हुआ? 15 जून 2015 को, सॉरी 2005 होगा यहाँ पर, 15 जून 2005। और फुली इनटू, और ये कब पूरी तरह जो है वो प्रभावी हो गया? तो 12 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर 2005। ठीक है। और RTI एक्ट को लाने में जो मुख्य भूमिका रही है, एक फीमेल रही हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें भूमिका निभाई है इस अधिनियम को लाने में, तो वो थी अरुणा रॉय। अरुणा रॉय, इनका काफ़ी, एक संस्था के संगठन की ये बेसिकली काम करती थी, तो इनका काफ़ी योगदान रहा इस एक्ट को लाने में। तो अरुणा रॉय है ना। और 2019 में रिसेंटली इसमें एक संशोधन भी हुआ है, वो आप जरूर देखिएगा कि उसमें क्या अमेंडमेंट की गई है। सो ये आपने ध्यान रखना कि 2019 में इसमें संशोधन कुछ किया गया है। ये रहा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। हमसे तो सिर्फ डेट पूछी थी कि कब, ईयर पूछा था, सॉरी, कि कब लागू हुआ। तो 2005 है क्या? ये सेंट्रल लेजिस्लेशन, जो केंद्रीय संसद है उसके द्वारा इसको लागू किया गया। ठीक है। एक पब्लिक जो अथॉरिटी होती है उसकी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इसके तहत। इसको लाने के पीछे कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, इन्होंने इस पर दबाव डाला और 15 जून 2005 को इसको इनेक्टेड किया गया बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और ये इन्फोर्स्ड हो गया जब राष्ट्रपति ने इस पर जो स्वीकृति दी। तो कब दी? 12 अक्टूबर 2005। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, 12 अक्टूबर 2005 से ये क्रियाशील है ना। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि बोले आप खाने के पैकेट पर आपको भूरा या लाल निशान जो है वो खाने की किस विशेषता को दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझते हैं। देखो ये हैं खाने के 2 पैकेट, एक पर आपको देखने को मिलेगा रेड कलर का निशान, ठीक है, रेड कलर का, और एक पर है ग्रीन कलर का निशान। ये रेड भी होता है, कई बार इसको ब्राउन भी, भूरा भी कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये बेसिकली जो ग्रीन कलर होता है वो दिखाता है वेजिटेबल, मतलब जिसमें वो, जैसे ये बनाए गए थे ताकि कोई व्यक्ति को जो नॉन वेज खाते हैं उनको दिक्कत, कंफ्यूजन ना रहे शाकाहारी और मांसाहारी के बीच में। ठीक है। और जो रेड कलर दिखाया गया है मतलब वो चीज नॉन वेज है, उसमें कुछ नॉन वेज जो मटेरियल है वो उसमें ऐड किया गया है। सो ये आपने ध्यान रखना है। तो हमसे तो पूछा था कि भूरा या फिर लाल निशान, तो ये किस चीज को दर्शाता है? ये दर्शाएगा कि जो चीज हम ले रहे हैं उसके अंदर कुछ नॉन वेज मटेरियल जरूर ऐड किया गया है, तो मांसाहारी है ना। तो ग्रीन मार्क दिखाता है शाकाहारी, और रेड या ब्राउन कलर का जो मार्क है वो दिखाएगा कि वो नॉन वेज है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-4 बार रिपीट हो चुका है, सो रिमेंबर रखेंगे। 9th क्वेश्चन पूछा कि पत्तों का जो हरा रंग है वो किस तत्व के कारण होता है? तो पत्तों का जो हरा रंग होता है वो होता है ड्यू टू क्लोरोफिल के कारण होता है पत्तों का रंग हरा। ठीक। पत्तों का जो हरा रंग होता है जो तत्व करता है उसका नाम है क्लोरोफिल। और देखो पौधों के खाने बनाने की जो प्रक्रिया है उसको बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। एक प्रोसेस के तहत ये खाना बनाते हैं, उसको उस प्रोसेस का नाम ही है फोटोसिंथेसिस, जिसमें हेल्प करते हैं बायोटिक फैक्टर लाइक H2O वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट, है ना। ये फैक्टर जो है वो क्लोरोफिल, ये काफी ज्यादा हेल्प करते हैं इस प्रोसेस में, या उनके खाने, पौधों ने अगर खाना बनाना होता है तो ये वाले फैक्टर जो बायोटिक फैक्टर होते हैं, नेचुरल फैक्टर होते हैं, ये काफी हेल्प करते हैं पौधे की। देखो ये तो हो गया उनकी प्रोसेस का नाम। पौधों को बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स।
हमारे पास दो टर्में होती है, एक होती है ऑटोट्रॉप्स, एक होती है हाइड्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स बेसिकली उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो अपना फूड इटसेल्फ तैयार कर लेते हैं, खुद ब खुद बना लेते हैं। देखो इंसान अपना भोजन खुद नहीं बना पाता, वो प्लांट्स पर या एनिमल्स पर निर्भर करता है, तो हमें बोला जाता है हाइड्रोट्रॉप्स, है ना। जैसे चींटियां अपना भोजन खुद नहीं बना पाती, वो प्लांट्स या अदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका शिकार वगैरह करके अपना भोजन तैयार करते हैं। लेकिन प्लांट्स किसी पर भोजन बनाने के लिए निर्भर नहीं करते हैं, वो अपना भोजन खुद ब खुद बायोटिक फैक्टर या नेचुरल फैक्टर की मदद से बनाते हैं, और उनके भोजन के साथ साथ हम भी जो हमारा भोजन है वो भी उन्हीं की सहायता से तैयार होता है। तो प्लांट को कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स, और हमें जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको कहा जाता है हाइड्रोट्रॉप्स। और पौधों में जो पानी पहुंचता है या जो अदर पोषक तत्व है, मिनरल्स, वो पहुंचते हैं थ्रू रूट्स, जड़ों के द्वारा पहुंचते हैं वो। और देखो जब वो खाना बनाते हैं तो खाना जो है बाद में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज की फॉर्म में हम खाना, एनर्जी जो है वो ग्लूकोज की फॉर्म में मिलती है। और ग्लूकोज का सूत्र पूछा जाता है तो C6H12 और O6। तो कैसे लिखना है, CHO 612 है ना, CHO लिखो फिर 612 लिख दो उनके साथ, ठीक है। और जो ग्रीन कलर क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रीन कलर्ड जो पेगमेंट होता है प्रेजेंट इन प्लांट इज नॉन एज क्लोरोफिल, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पत्तों का हरा रंग इसी कारण होता है, और जो ग्रीन रंग का तत्व पाया जाता है पौधों में उसको क्लोरोफिल कहते हैं। देखो ये होती है बेसिक फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। देखो ये प्लांट है, इसको लाइट मिलेगी सन की, ये ऑक्सीजन, देखो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेगा, हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, और रिलीव करते हैं, ये ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन, और ये जो वाटर के थ्रू जो है वो पोषक तत्व, ये जल जो है वो इन तक पहुंचेगा। ये एक और पोजीशन को दिखाया गया है, का द लीव्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड रिलीज। तो कौन छोड़ती हैं, देखो पत्तियां ही बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, जो सांस कहां से लेते हैं, ये पत्तियों के माध्यम से। ये क्या करेंगी, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में विद्यमान होगी उसको ऑब्जर्व करेंगे और ऑक्सीजन को छोड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पर दूसरा फैक्ट, द प्लांट ग्रो अप वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द ग्राउंड थ्रू रूट्स। जो हमारी जमीन में हमारे पास मिनरल्स पड़े होते हैं या वाटर पड़े होते हैं वो पौधों के द्वारा जड़ों से लिए जाते हैं, ठीक है। और थर्ड फैक्ट कि जो सनलाइट होती है वो गिव्स क्लोरोप्लेट्स ना एनर्जी टू मेक शुगर। तो शुगर या ग्लूकोज जो है वो सनलाइट देती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं बेसिकली जो बेसिक फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो मूव करेंगे 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कॉन्टिनेंट ये कौन सा है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया था कि हमारे पास कुल 7 कॉन्टिनेंट हैं। रिसेंटली अभी न्यूज़ में आ रहा है कि एक और कॉन्टिनेंट जो बन गया है, पता नहीं, लेकिन जैसे ही उसको मान्यता दे दी जाएगी, है ना, पब्लिकली, या उसको शो ऑफ कर दिया जाएगा, तो अभी चर्चा में है ये काफ़ी विषय कि 8वां महाद्वीप आ रहा है, लेकिन अभी तक हम इसको 7 ही कंसिडर करेंगे। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं 7 महाद्वीप, एक बार फिर रिकैप कर लेते हैं। एक एशिया, एक ऑस्ट्रेलिया, 2 यूरोप, 3 अफ्रीका, 4 साउथ अमेरिका, 5 और नॉर्थ अमेरिका, 6 और अंटार्कटिका, 7। ये 7। और विश्व का जो सबसे छोटा दिख रहा है, इनमें से आपको सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अच्छा, आपको सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, सबसे बड़ा कौन सा है इसमें से, सबसे बड़ा है, देखो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है एशिया। अगर हम बात करें क्षेत्रफल के अनुसार, एशिया महाद्वीप, ये देखो ये एशिया की बाउंड्री है। देखो अगर मैं बात करूं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया, किसके अनुसार, क्षेत्रफल, एरिया के अनुसार। लेकिन मैं बात करूं सबसे बड़ा महाद्वीप अगर कंट्री वाइज देखें तो अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका में सबसे ज्यादा 54 कंट्रीज हैं, जबकि एशिया में 48 हैं। तो कंट्री वाइज बात की तो अफ्रीका,
और अगर एरिया वाइज बात की तो एशिया। ठीक है, एशिया के बारे में देखो, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसका नाम है एशिया। इसका क्षेत्रफल 4 करोड़ 40 लाख 4 करोड़ 40 लाख 30 हजार इसका क्षेत्रफल है। 4 करोड़ 40 लाख 30 हजार जो है वो वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। यानी कि जो पूरी हमारी पृथ्वी है उसका 29.5% जो है वो इसके अधीन आता है। ठीक है, एशिया महाद्वीप है जिसकी सर्वाधिक लंबी जो है वो कोस्टल लाइन है, कोस्टल ना तटीय रेखा, जिसकी सर्वाधिक लंबी जो कोस्टल लाइन है वो आपको एशिया महाद्वीप की देखने को मिलेगी। कोस्टल लाइन बेसिकली ये जो होती है, ये समुद्र के साथ लगी हुई जो सीमा होती है इसको कोस्टल लाइन कहा जाता है। तो ये सर्वाधिक लंबी जो है वो आपको एशिया महाद्वीप की देखने को मिलेंगी। इसमें 48 देश हैं, 48 देश, जिसमें से चीन सबसे बड़ा है। चीन जो है वो सबसे बड़ी कंट्री है एशिया महाद्वीप की एरिया के अनुसार, और जनसंख्या के अनुसार भी ये सबसे बड़ी होगी। और मालदीव जो है वो सबसे छोटी कंट्री है एशिया महाद्वीप की। ठीक है, एरिया के अनुसार एशिया को कहा जाता है। एशिया महाद्वीप का जो सबसे गर्म स्थान है वो है जोकोबाबाद, पाकिस्तान का एक स्थान है जोकोबाबाद। इसको एशिया महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान जो है वो कंसीडर किया जाता है। और सबसे ठंडा स्थान है वर्खोयांस्क, ये शीत ध्रुव पर है, वर्खोयांस्क है ना, वर्खोयांस्क ये सबसे ठंडा स्थान है एशिया महाद्वीप का। और देखो चीन ही वो देश है जिसकी सीमा 14 देशों के साथ लगती है ना। एशिया महाद्वीप में एक चीन ऐसा देश है जो 14 कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, जो कि विश्व में सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा अगर कोई देश बाउंड्री शेयर करता है वो है चीन। कितनी कंट्रीज? 14। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सबसे छोटा महाद्वीप। सबसे बड़ा डिस्कस कर लिया, सबसे छोटे को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो सबसे जो छोटा महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया। 76,86,880 वर्ग किलोमीटर। ये याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन जस्ट इसको आप एक फैक्ट की तरह लेंगे। सबसे छोटा महाद्वीप है। खोज किसने की थी? तो एवेल तस्मान और कप्तान जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। एवेल तस्मान और कप्तान जेम्स कुक ने सबसे पहले इस जगह के बारे में पता लगाया था। जगह तो पहले से ही थी, लेकिन उन्होंने इसका नामकरण किया, इसका पता लगाया। ठीक है, इस महाद्वीप में आपको 22 देश देखने को मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी है उनको बोला जाता है एवोर्जिन्स। जो ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं, देखो ऑस्ट्रेलिया में कंट्री की बात कर रहा हूँ, अब मैं कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री है उसके मूल निवासियों को कहा जाता है एवोर्जिन्स। और जो न्यूजीलैंड के होते हैं उनको बोला जाता है माओरी। ठीक, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया बेसिकली दोनों कंट्री हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की, ऑस्ट्रेलियन जो कॉन्टिनेंट है। ठीक है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन कंट्री के मूल निवासी उनको बोला जाएगा अर्वोजिन्स, और न्यूजीलैंड के जो है उनको माओरी। कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सबसे अधिक देश किस महाद्वीप में है। आई थिंक जेवीटी कमीशन में ही ये क्वेश्चन आया था। अफ्रीका। मैंने आपको अभी बताया अफ्रीका में सर्वाधिक देश है। कितने? 54। ये जो यहाँ ये है अफ्रीका, यहाँ पर आपको 54 जो कंट्रीज है वो देखने को मिलेंगी। एशिया में आपको 48 है ना, 48 कंट्रीज देखने को मिलेंगी। अच्छा, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो अभी के लिए तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 7 हैं। अभी कुछ हलचल हो रही है तो देखते हैं कब तक इसको फाइनलाइज किया जाता है। सो ये थे फर्स्ट 10 क्वेश्चन। जो रिमेनिंग के 10 क्वेश्चन बचे इस क्वेश्चन के, इनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले इनको एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने डिस्कस किया क्या आज। हमने डिस्कस किया कि जो विश्व का सबसे ठंडा स्थान है उसका नाम क्या है? ठंडा स्थान उसका वो कौन सा है? वो है अंटार्कटिका। ठीक। सेकंड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कि भारतीय झंडे का आकार कैसा है? आयताकार है। और इसके आयताकार में हमें जो रेशो देखने को मिलती है वो होती है 3:2। थर्ड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया
कि विश्व में सबसे ऊंचा जो क्रिकेट ग्राउंड है वो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में है। उसकी उस जगह का पर्टिकुलर जगह का नाम है चैल। चैल, ये चायल, ठीक है। तो यहाँ पर चैल लिखा था तो ये ऑप्शन करेक्ट था। फोर्थ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कि संस्कृत भाषा के व्याकरण, जिसको हम अष्टाध्यायी कहेंगे, उसकी रचना की थी पाणिनि। पाणिनि। फिफ्थ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ऐसा कौन सा जीव है जो पक्षी नहीं है फिर भी उड़ता है, तो वो है चमगादड़। चमगादड़, चमगादड़। सिक्स्थ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया किताब अल हिंद, जिसको कि तहकीक ए हिंद के नाम से भी जानता है, ये मध्यकालीन भारत को की स्थिति को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसके लेखक हुए हैं अल-बेरूनी। अल-बेरूनी, ठीक। सूचना का अधिकार अधिनियम, ये अस्तित्व में आया था 2005 में। पर एग्जैक्ट डेट है 12 अक्टूबर 2005 से ये काफी क्रियाशील है। 8th क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कि खाने के पैकेट पर अगर आपके पास भूरा या लाल निशान दिख रहा है तो वो दिखा रहा है मांसाहारी विशेषता को, और आपको अगर हरा निशान दिखता है तो वो बता रहा है शाकाहारी, वेजिटेबल थिंग है वो, है ना। 9th क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कि पत्तों में जो हरा रंग होता है वो होता है क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल। 10th और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, है ना। सो नाउ गाइस, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू गाइस एंजॉय इट एंड लर्न समथिंग न्यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।